लिस्ट। तो गाइस आज हम सीटीपी का लेक्चर 3 लेके आए हैं और इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, जो कि किसने दिया था? जीन पियाजे ने। तो गाइस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो जीन पियाजे थे वो कहाँ से रहने वाले थे? स्विट्ज़रलैंड के, जिनका मानना है कि जो बच्चा खुद से सीखता है और इन्वायरमेंट से, मान लो ये बच्चा है, ठीक है, ये खुद से सीखता है और जो इसके सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है उससे सीखता है। इन दोनों से मिलके जो इसकी डेवलपमेंट होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा खुद से सीखता है और वातावरण से सीखता है। बच्चों का दोनों से मिलकर जो विकास होता है उसे क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जो पियाजे हैं वो कहते हैं कि बच्चे का पहले विकास होता है और फिर बच्चा सीखता है। क्या बात है कि जो पहले बच्चा है वो उसका विकास होएगा और फिर सीखता है। लेकिन जो लेव वाइगोस्की थे वो क्या कहते हैं कि बच्चा पहले सीखता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसका विकास होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है। तो जो जीन पियाजे ने अपने कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि है 0 से 2 वर्ष तक की। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की है। उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। और सबसे लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 11 से ऊपर। ठीक है। तो इनको बाइलिंगुअल है, जैसे कि संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 एक जो इसकी अवस्था है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले होती है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि इसके अंदर होता है 0 से 2 वर्ष। ठीक है। इसकी एज जो लिमिट है वो क्या है? 0 से 2 वर्ष। तो इसमें क्या होता है? पियाजे का मानना है कि इसमें जो बच्चा होता है वो इंद्रियों के मतलब हेल्प से सीखता है। ठीक है। यानी कि जो सेंसेस होते हैं ना, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उनकी हेल्प से सीखता है और वह अनुकरण करके सीखता है। मतलब इसमें क्या होता है? जो बच्चा होता है वो नकल करके सीखता है, अनुकरण करके। ठीक है। यहाँ से बच्चा, जैसे आप बच्चों के सामने करोगे बच्चा ही वैसे दोहराएगा उस चीज़ को। तो वो इस चीज़ पे क्या करता है? इस लेवल पे भाषा बोलना शुरू कर देता है। ठीक है। भाषा बोलना शुरू कर देता है। पियाजे का मानना है कि इस अवस्थाओं में वो जितनी भी कार्य करता है वो सारी क्रियाएं कैसी होती हैं? अर्थहीन होती हैं। उनका कोई भी मतलब वो हम उनसे कुछ चीज़ें निकाल ही नहीं सकते, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि अर्थहीन होती हैं सारी। ठीक है। जितनी भी वो क्रियाएं करता है वो सारी कैसी होती हैं? अर्थहीन होती हैं। तो एक बार उसको देख लेते हैं। और इसी एज में जो बच्चा है उसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का क्या मतलब होता है कि अगर आप इस बच्चे को, अगर ये इसके दादा ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारा खिलौना छुपा दिया, तो इसको ये पता होता है कि खिलौना बेशक छुपा दिया हो लेकिन वो चीज़ अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि इसने देखा नहीं है लेकिन उसको पता है कि चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एक बार पढ़ते हैं। इंद्रियों का प्रयोग करता है इस अवस्था में बच्चा अपने 5 इंद्रिय जैसे देखना, छूना, सुनना आदि के माध्यम से सीखता है। वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बच्चों को यह समझ आ जाता है कि वस्तुएं ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार इसके अंदर होता है। बच्चा जानबूझकर किसी उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, जैसे खिलौने पाने के लिए हाथ बढ़ाता है। और इसका जो स्कीमा है, देखो, हर जीन पियाजे ने हर एक लेवल के लिए एक स्कीमा दिया है। तो इस चीज के लिए स्कीमा क्या था? सहज स्कीमा। इस लेवल को क्या बोला? सहज स्कीमा। ठीक है। यानी कि इस लेवल पे बच्चों का क्या आ जाता है? मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। ठीक है। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेवल जो है, नेक्स्ट अवस्था है, वो देख लेते हैं। वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे की होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी समझ से ही अपने काम करना शुरू कर देता है। यानी कि उसमें क्या हो जाती है? बच्चे में अपनी समझ विकसित हो जाती है। अपनी समझ जो है वो विकसित कर लेता है। ठीक है। और वो क्या करने लग जाता है? क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है? वो निर्जीव जो चीजें होती है ना, उसमें सजीवता को ढूंढने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये गुड्डा है, तो ये लड़की ने इसके सामने क्या रख दिया? एक प्लेट में लड्डू रख दिया और वो क्या कह रही है? इसको खाओ। ठीक है। दूसरा, अभी अगर आप इसको मार दोगे तो ये रोने लग जाएगी। ये क्या कहेगी कि क्यों मार रहे हो इसको? तो वो इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि जो ये टॉय है ये सजीव नहीं, निर्जीव है। ठीक है। तो प्रश्न पूछने लग गया, भाषा सीख जाता है, स्कूल जाना लग जाता, मतलब स्कूल जाने लग जाता है। अहम केंद्रित और
आत्म केंद्रित हो जाता है, और इसको हम विचारात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। कौन सी अवस्था? विचारात्मक अवस्था। ठीक है, विचारात्मक अवस्था। ठीक है, और इसके स्कीमा को जो नाम दिया है वो है जीववाद। जीववाद। ठीक है, इसके स्कीमा का नाम है जीववाद। तो एक बार सोच लेते हैं। एक तो इसमें सिंबॉलिक थॉट आ जाते हैं। बच्चा शब्दों और चित्रों का उपयोग करके वस्तुओं को दर्शाने लगता है। जैसे कह देगा कि ये घर है, ये सन है। अगर हम पूछ भी सन कहाँ है, तो वो क्या कहेगा? इशारे करके बताएगा कि सन वहां है। ठीक है, और इसमें क्या आ जाता है? जीववाद यानी कि एनिमिज्म आ जाता है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, जैसे गुड़िया को चोट लगना। अब आता है आत्म केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा केवल अपना नजरिया देखता है, वह दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। एक सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें ना CTET में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इस चीज से और इस चीज से। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि जो ये इरिवर्सिबिलिटी है, ये बच्चे की कौन सी एज में आ जाती है? तो आप याद रखना, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये आ जाती है। ठीक है, तो जो इरिवर्सिबिलिटी होती है, इसमें क्या होता है? बच्चा मानसिक क्रियाओं को उलट नहीं पाता। जैसे अगर आपने उसको 2 + 3 5 बता दिया ना, तो वो 5 में से 3 को माइनस नहीं कर सकता, उसको ये समझ ही नहीं आता। तो इरिवर्सिबिलिटी हो जाती है इस एज में। एक होता है सेंट्रेशन। बच्चा किसी स्थिति को केवल एक ही पहलू पर ध्यान दे पाता, मतलब किसी भी स्थिति के एक ही पहलू को देखेगा, दूसरी चीज को नहीं देखेगा। तो जो हमारी ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके 2 पार्ट भी होते हैं। जैसे ये 7 तक है, तो एक होता है 2 से 4 और एक होता है 4 से 7। जो 2 से 4 है वो होता है पूर्व प्रज्ञाकाल, पूर्व प्रज्ञाकाल। और जो 4 से 7 होता है, ये होता है हमारा अंत्य प्रज्ञाकाल। ठीक है, ये भी चीज याद रखना। और इसका जो स्कीमा है, वो जीन पियाजे ने इसके एज के स्कीमा को क्या बोला है? जीववाद यानी कि एनिमिज्म बोला है। याद रख लेना। ठीक है, एक बार मैं लास्ट में दोबारा से आपको रिवाइज करवाऊंगी ये। उसके बाद है 3rd लेवल यानी कि तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो, मूर्त यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? ये 7 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों तक होता है। और इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो देखकर चीजें उनके बारे में काम करता है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा चीजों के बारे में, सामने उपस्थित चीजों के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका चिंतन ठोस वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, जैसे लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक चिंतन। बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन केवल उन चीजों पर जो उसके सामने होती है। और इसका स्कीमा क्या है? कंजर्वेशन। बच्चा समझ जाता है कि वस्तु का आकार बदलने से उसकी मात्रा और क्वांटिटी नहीं बदलती, लेकिन वो इस चीज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। कौन सी एज में? जो हमने अभी 2nd नंबर पे की थी, पूर्व संक्रियात्मक में। अगर आप बच्चों को है ना एक बड़ा गिलास दे दो और एक छोटा गिलास दे दो, इसमें भी मान लो आपने 5 ml पानी डाल दिया और यही 5 ml तुम इसमें डाल दोगे, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। वो ये देखेगा कि अच्छा इसमें पड़ा तो क्या पता यही ज्यादा है। लेकिन जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है यानी कि कंक्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज होते हैं, इसमें बच्चे को पता लग जाता है कि अगर आपने इसमें 5 लीटर पानी डाला है और इतने बड़े में भी अगर 5 लीटर डाला है, तो वो 5 लीटर ही रहेगा। उसके मतलब क्या है कि बर्तन और आकार बदलने से उसकी क्वांटिटी नहीं बदलती। वो सीख जाता है इस एज में। दूसरा है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। वस्तुओं के गुणों के आधार पर जो बच्चा है वस्तुओं को अलग अलग समूह में बांटना सीख जाता है। दूसरा है सीरिएशन यानी कि जो सेरिएशंस होता है यानी कि क्रमबद्धता। वस्तुओं को लंबाई या आकार के अनुसार क्रम में लगाना शुरू कर देता है। मान लो आपने ऐसे चीजें दे दी, इसको बोलो चलो इसको क्रम में लगाओ, तो क्या करेगा? पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर इससे बड़ी। तो ये चीजें वो लगाना सीख जाता है किस एज के अंदर? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। बच्चा ये इसमें याद रखना, बच्चा यहाँ पे चिंतन करना शुरू करता है, चिंतन करना शुरू कर देगा और तार्किक चिंतन करता है। ये चीजें याद रखना, तार्किक चिंतन। ठीक है, और इसका स्कीमा क्या है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि बच्चा जो अब समझ गया है कि ये चाहे इसमें आपने 10 ml इसमें लिया हो या इसमें लिया हो, क्वांटिटी सेम ही रहेगी। साइज का कोई डिफरेंस मतलब साइज का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी क्या है? ये सेम ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो हमारी स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
इसमें क्या होता है, ये 11 से वर्ष से ऊपर की एज होती है, ठीक है, इस स्टेज को बोला गया है। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा घटनाओं और वस्तुओं के बारे में अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी कि उसने पहले चीजें, जैसे अभी इस बच्चे ने दिखा रखा है, अभी कुछ कॉपी पढ़ रहा है, लेकिन इसने देख लिया कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जिसमें मान लो कि x बराबर y के, कुछ भी मान के चल सकते हो आप, तो ये अपने मन में सोच रहा है उस चीज को, है ना। यहाँ पर कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है बच्चा, ठीक है। मूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है और अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, ठीक है। ये तीनों चीजें किस किस में होती है, देखो जो मूर्त चिंतन था वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, यानी कि विकसित हो जाता है, चलो भाई ठीक है। और जो अमूर्त चिंतन है, अमूर्त चिंतन वो कैसा हो जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है भाई। और तीसरी बात क्या है, अमूर्त चिंतन जो है वो अमूर्त चिंतन विकसित होता है, विकसित हो जाता है, शुरू से लेकर और विकसित भी हो जाता है भाई, चलो ठीक है, विकसित हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, एक तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चा उन अवधारणाओं के बारे में भी सोच सकता है जो उसके सामने नहीं, जैसे स्वतंत्रता, प्रेम और राजनीति, यानी कि एक तरीके से हम इसको इमेजिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन हो जाती है। और एक क्या है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, इसमें क्या होता है, किसी समस्या को हल करने के लिए पहले से एक अनुमान लगाना और फिर उसको वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करना, ठीक है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान, इस अवस्था में बच्चा किशोर हो जाता है और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है, जैसे कि हमने पहले ही बोला, ठीक है। तो ये थी चारों अवस्थाएं। और इन अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो जो हमने बोला था ना इरिवर्सिबिलिटी, ये पूछेंगे इरिवर्सिबिलिटी कौन सी एज में आती है। दूसरा बोलेंगे कि जो ईगोसेंट्रिज्म होता है वो किस एज में आता है, तो ये याद रखना। और दूसरा इसके अंदर जो सबसे ज्यादा है स्कीमा, स्कीमा आप बिल्कुल रट के जाना, ठीक है। पेपर से एक दिन पहले अगर आप इसकी रीडिंग ले रहे हो ना, तो उन चीज़ों में आपको एक तो ये टर्म्स याद रखनी है, और दूसरा कौन सी एज के लिए कौन सा स्कीमा होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन सी एज में आती है, और कंक्रीट जो थिंकिंग है वो कौन सी स्टेज में आती है, कौन सी स्टेज में बच्चा कंप्लीट मूर्त चिंतन है उसका विकास कर लेता है, कहाँ ये शुरू होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये जो है ना, ये वर्ड भी आपको अच्छे से ध्यान रखना कि आप तो यही पूछ के और कह दे कि कौन सी स्टेज में होता है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ टर्म्स हैं जो हमारे इस चीज़ से रिलेट करती है, ठीक है। तो उन टर्म्स को सबसे पहले हम समझते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी ना पेपर में मतलब यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आप ये बताओ, जैसे एसिमिलेशन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद आप एकोमोडेशन पूछ लेते हैं क्या होता है। तो ऐसे करके ना ये चीज़ें जो हैं पूछ ली जाती है, इसलिए हम इस चीज़ को थोड़े ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ये चीज़ें आपको पक्के से याद रखनी है। सबसे पहले, ठीक है, स्कीमा होता है, यानी कि स्कीमा, स्कीमा और स्कीमा, ये क्या होता है, मेंटल फ्रेमवर्क, मेंटल लिखना था भाई, गलती हो गई, मेंटल फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके के मेंटल पॉकेट होते हैं या एक फोल्डर की तरह होता है जहां हम जानकारी या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने पहली बार कुत्ते को देखा तो उसके दिमाग में ना एक स्कीमा बन गया, ठीक है। उसने एक डॉगी को देखा, मान लो एक डॉग है, उसको देखा, उसके दिमाग में ना एक स्कीमा बन गया कि 4 टांग वाला जानवर जो भौंकता है वो कुत्ता है, ठीक है। स्कीमा में क्या है, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि उसने देखा एक कुत्ता, और उस कुत्ते को उसने कैसे डिफाइन किया कि 4 टांगे हैं, ठीक है, एक पूंछ है और वो भाव भाव करता है, तो वो क्या है, कुत्ता। तो ये हो गया स्कीमा, ठीक है। उसके बाद आती है एडेप्टेशंस। क्या होता है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूल, ठीक है, अनुकूल। इसमें क्या होता है, दुनिया की नई जानकारियों के साथ खुद को ढालना या एडजस्ट करने की प्रोसेस को एडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। दुनिया की जानकारी, जैसे हमें कुछ पता है, लेकिन दुनिया को जो पता है उसके अकॉर्डिंग हम खुद को ढाल लेते हैं, तो वो एडेप्टेशन होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसके 2 पार्ट होते हैं भाई, एक होता है एकोमोडेशन, एक होता है एसिमिलेशन। जो एसिमिलेशन आप उसको पहले पढ़ना, फिर इसको पढ़ना, क्योंकि ये पहले इसको पढ़ोगे ना तब जाके ये अच्छे से एकोमोडेशन जो बाद में समझ में आएगा। पहले आप एसिमिलेशन देखो क्या होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है
कि नई जानकारी को पुराने स्कीमा में, जो यहाँ पे उसने देखा था ना कि भाई ये कुत्ता है, वो भौंकता वो कुत्ता है, तो जो अब उसको कोई नई जानकारी मिल गई और वो उस नई जानकारी को पुराने स्कीमा के अंदर फिट कर लेता है, ठीक है। तो मतलब उसमें ज़्यादा चीज़ें बदलने की नीड नहीं पड़ी आपको, और आपने उसमें फिट कर दी। जैसे बच्चे ने अब एक पहले तो सफ़ेद कुत्ता देखा था, अब वहाँ पे एक काला कुत्ता आ गया, तो उसने फटाफट मम्मी को बोला और बोला कि देखो मम्मा काला कुत्ता। तो इसने क्या किया, जो इसने स्कीमा लिया था, जो पहले इसने जानकारी थी इसके पास, अब उसने उसी जानकारी को उसी में कुछ नई चीज़ें फिट कर दी, तो क्या हो जाएगी, एसिमिलेशन। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुन लो। नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना, बिना स्कीमा बदले नई चीज़ को पुरानी समझ से जोड़ना, एसिमिलेशन आत्मसातकरण कहलाता है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान यानी कि स्कीमा में नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के फिट कर लेता। उदाहरण के तौर पे एक बच्चे ने पहले कभी कुत्ता देखा, सफ़ेद रंग का 4 पैरों वाला और भौंकता है। अब वह गली में काला कुत्ता देखता है, वह भी भौंक कर रहा है, तो अब वह पुराने ज्ञान में जोड़ लेगा कि सफ़ेद कुत्ता ही नहीं काला भी होता है। तो उसने अपनी सोच नहीं बदली, बस नई जानकारी जोड़ ली भी कुत्ते 2 रंग के होते हैं। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको चाहे 2-3 बार सुन लेना, बस सुनने मात्र से ही आपका हो जाएगा। अब आता है एकोमोडेट करना, समायोजन करना। कैसे एकोमोडेट होता है, जब नई जानकारी, ठीक है, पुराने स्कीमा में फिट नहीं बैठती तो पुराने स्कीमा को ही बदल दिया जाता है, ठीक है। कैसे, पुरानी सोच को बदलना, जब नई जानकारी पुराने ज्ञान से मेल नहीं खाती तो बच्चा अपने पुराने स्कीमा में बदलाव या सुधार करता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर, अब जो बच्चा इतने दिन से कुत्ता देख रहा था, अब उसने एकदम से बिल्ली देख ली। अब उसने तो देखा, ठीक है भाई 4 पैर हैं और एक पूंछ है, तो इसका मतलब ये क्या है, कुत्ता है। तो उसने बोला, अभी वह बच्चा एक बिल्ली देखता है और उसे लगता है कि 4 पैरों वाला जानवर है, तो शायद यह भी कुत्ता है। लेकिन जब उसने म्याऊं किया तो उसको समझ में आया कि हर 4 पैरों वाला जानवर जो कुत्ता नहीं होता। अब वह कुत्ते का जो पुराना स्कीमा उसको बदलता है और बिल्ली के लिए नया स्कीमा बना लेता है। तो ये होता है हमारा समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। ये चीज़ें ना सबसे पहले मैं आपको एक बार मोटा मोटा बता देती हूँ क्या क्या है। ये 3 टर्म्स एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा वो होता है हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, जैसे एक बच्चे ने कुत्ता देखा तो उसने देखा कि 4 पैर हैं और वाइट कलर का है, कुत्ता है, ठीक है। अब उसने देखा एसिमिलेशन, अब उसने गली में एक कुत्ता देखा जो कि काले रंग का था और उसने बोला भाऊ, तो भाव से ही समझ गया कि ये क्या है, काला कुत्ता। तो उसने बोला कि मम्मी काला कुत्ता, ठीक है। अभी इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अब उसने क्या किया, एसिमिलेट कर लिया। अब उसने एक बिल्ली देख ली, बिल्ली देख के कहता है कि मम्मा देखो कुत्ता, लेकिन जैसे बिल्ली ने म्याऊं किया तो वो समझ गए तो कुत्ता नहीं है। तो उसको समझ में आ गया कि हर 4 टांग वाला कुत्ता नहीं होता, ठीक है, हर 4 टांग वाला क्या है, कुत्ता नहीं होता, ये बिल्ली है। तो बिल्ली के लिए उसने एक अलग से स्कीमा बना लिया। तो वो क्या होती है, एकोमोडेट करना। उसके बाद आते हैं हमारे पास इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन इसमें दे भी रखा है, वैसे मैंने लिख भी रखा, मुझे ध्यान नहीं था। युतक ज्ञान और अनुभव को नए अनुभव के साथ संतुलित करना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश होती है। जब बच्चा अपनी समझ यानी कि स्कीमा से दुनिया को सही तरीके से समझ पाता है तो वो इक्विलिब्रियम बैलेंस में हो जाती है। जब बच्चा कंफ्यूज हो रहा है और नई चीज़ों के साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहा तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। और वापस बैलेंस पाने के लिए वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों का यूज़ करता है। तो दोनों को मतलब इनके दोनों के सहारे लेता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पियाजे की चारों स्टेज, ठीक है। अब मैं कुछ कीवर्ड्स आपको बता देती हूँ। जो सबसे पहला कीवर्ड आएगा, मेरे पास स्पेस नहीं बचा भाई, चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ी बहुत स्पेस, चलो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले अगर आपको कहीं पे भी ईगोसेंट्रिज्म लिखा दिखा जाए, ठीक है, ये वाला वर्ड। दूसरा, अगर आपको एनिमिज्म दिखाए एनिमिज्म। उसके बाद है आपके पास एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन, या फिर एकोमोडेशन, या फिर आपके पास हो इक्विलिब्रेशन,
जहाँ पे भी ये आपको चीज़ें दिखेगी किससे रिलेट करेंगी, हमारे जीन पियाजे से। ठीक है, याद रख लेना उनकी चारों की चारों स्टेज कौन कौन सी है। ठीक है, उनकी 4 स्टेज कौन कौन सी हैं भाई, बताओ फटाफट। उनकी चारों की चारों स्टेज मैं बता देती हूँ। उनकी सबसे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेज। सबसे पहली स्टेज हमारी क्या थी, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इसके स्कीमा को क्या बोला था, सहज स्कीमा। इसमें क्या आ जाता है, वस्तु स्थायित्व आ जाता है कि खिलौना नया दिखने पर भी, ओझल होने पर भी उसकी मतलब परमानेंसी रहती है कि वो है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज के बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसमें आ जाता है एनिमिज्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सॉरी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या आती है, कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमारे पास इसका जो स्कीमा था वो क्या है, कंजर्वेशन। अब उसको पता लग गया है कि अगर हम चीज़ें बदलेंगे ना तो 5 ml जो है, अगर चाहे वो 10 लीटर वाले में डाल लो, चाहे वो 5 लीटर वाले में डाल लो, वो 10 ही रहेगा। सबसे लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो स्कीमा था वो क्या था हमारे पास, इसका जो स्कीमा था, इसका स्कीमा था हमारे पास मानसिक द्वंद्व। ठीक है, ये मैं आपको बता नहीं पाई थी, याद रख लेना, मानसिक द्वंद्व। ठीक है, इसका था मानसिक द्वंद्व, ये भी याद है दिमाग में अभी, क्योंकि वो चीज़ें देख उसके सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर काम कर रहा है, तो मानसिक द्वंद्व तो होगा ना दिमाग में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि थोड़ी सी बिजी थी। अब रेगुलर आपकी वीडियो आएंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें प्लीज़ मेरे चैनल को। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी और बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँगी। तो थैंक यू सो मच।